गुड इवनिंग। तो आज का अपना जो लेक्चर है वो रहने वाला है सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपने केमिकल काइनेटिक्स के। वो हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव मैनर में, है ना, किस तरीके से आपको चीजें लिखनी है एग्जाम में, उस पे रहने वाला है। इसमें शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज भी होंगे साथ में। डिटेल में जो बड़े नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्कर, वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ 2-3 पार्ट में शायद कंप्लीट करवा दूंगा इसको। बट आपको एक एक चीजें देखनी है और उसको नोट डाउन करनी है, और इस तरीके से ताकि आप वापस एग्जाम में वो सब कुछ चीजें लिख पाए। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत तो अभी करते हैं। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पहले मैं आपको बता दूंगा, और जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो भी सारे मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, वो सब आपसे पूछा जाता है वो भी बता दूंगा। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के सामने ना। ठीक है, इसमें काफी क्वेश्चन लिए हमने, अप्रोक्सीमेटली कितने, हर टाइप के क्वेश्चन है अपने पास। 5 मार्कर भी है और सब है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, है ना। केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स है क्या, अगर आपसे ये पूछा जाए तो रिएक्शन की रेट, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, और रेट और उससे रेट को जो अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर जहां हम लोग पढ़ते हैं उसको केमिकल काइनेटिक्स बोला जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ये छोटा सा डेफिनेशन हो गया, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जनरली। फिर अब रेट और इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास, व्हाट इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का रेट होता क्या है? तो रेट क्या होता है एक्चुअल में, अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्टेड टू टाइम। टाइम के साथ में किसी भी रिएक्टेंट का जो हमारे पास है वो रेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले टाइप की है एवरेज रेट, और दूसरे टाइप की इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट का मतलब होता है एक लंबे टाइम अंतराल के लिए, बड़े टाइम इंटरवल के लिए पूछा जाए तो एवरेज रेट होती है, और किसी एक इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए वो हमारे पास होती है एवरेज रेट। तो आपको यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव वे में आपसे? ये सब पूछा जा सकता है। देखिएगा, मैं क्वेश्चन भी आपको बताते हुए चलूंगा और किस तरीके से आपको आंसर करना वो भी बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रेट क्या होती है और इसके टाइप क्या है, एंड इट्स टाइप्स। इसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं, इस टाइप से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला आप आंसर कैसे करेंगे? रेट क्या होता है? रेट वो चीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्लो है या फिर कितनी फास्ट है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रेट होती है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, या अमाउंट भी बोल सकते हैं हम लोग, ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्टेड टू टाइम, विद रिस्पेक्टेड टू टाइम। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन की रेट होती है। अब रेट को हम लोग जनरली दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहली हमारे पास होती है एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरी मेरे पास क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मतलब अपने पास किसी एक टाइम इंटरवल पे पूछा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एवरेज रेट होती है मेरे पास टाइम इंटरवल, एक लार्ज टाइम इंटरवल पे बात करी जाती है, वो होती है एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपसे पूछा जाता है तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होती है। एवरेज रेट को हम लोग कैसे लिखेंगे? रेट, एवरेज रेट कब हो जाएगी? जब एक रिएक्टेंट, मान लो एक रिएक्टेंट लेट सपोज मेरे पास जा रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? रेट इक्वल टू माइनस
रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हम लोग लेते हैं तो माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा जो है हमारे पास वो लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ऐसे ही इंस्टेंटेनियस रेट लिखनी है आपको तो माइनस डी आर बाई डी टी लिख देंगे। डी का मतलब चेंज होता है यहाँ पे, और पर्टिकुलर टाइम पे बोलते हैं तो हम लोग इंस्टेंटेनियस, और एक टाइम इंटरवल पे एवरेज रेट। तो पहला क्वेश्चन आपसे व्हाट इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप, और टाइप के बारे में एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो बताना आपको, तो ये दोनों आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एवरेज रेट बता देंगे आप और एक इंस्टेंटेनियस रेट बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में रेट, व्हाट इज केमिकल, व्हाट इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप, देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ए केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो अगर आपको बताना हो तो कौन कौन से फैक्टर है मेरे पास। एक तो जो कंसंट्रेशन है वो हो सकती है, फिर सरफेस एरिया, जो रिएक्शन हो रही है उसमें सरफेस एरिया कितना प्रोवाइड हो रहा है, और टेम्परेचर। और टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले जो हैं वो हमारे पास एक्सप्लेन करी जाती है किससे, अरेनियस इक्वेशन के थ्रू। तो टेम्परेचर वाला इफेक्ट है एक्सप्लेन्ड बाई अरेनियस इक्वेशन, एक्सप्लेन्ड बाई अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी बोल सकते हो या अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन इसको एक्सप्लेन करती है, वो भी हम लोग देंगे। फिर नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, इस टाइप से। फिर कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्शन के ऑर्डर को चेंज कर सकता है। फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कुछ होती है, तो रेडिएशन वहां पे जो है हीट या लाइट है वो भी हमारे पास रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकती है। फिर अगला मेरे पास इंपॉर्टेंट जो वर्ड आता है वो होता है किसी भी रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है वो। तो रेट कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। तो इट इज इक्वल टू द रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। तो रेट कांस्टेंट कैसे डिफाइन करोगे आप, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, किसी भी रिएक्शन का अगर मैं रेट लिख रहा हूं, मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए, ये प्रोडक्ट पी में जा रही है, तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे के हम लोग यहाँ पे ये बोल देते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट में बात करूं तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है ए, तो मैं रेट को ये लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी, तो लिख ही सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी, तो लिख ही सकता हूँ। उसके साथ साथ जो एक्सपेरिमेंटल रेट लो होता है, ये रेट लो लिखा जाता है, वो लिखा जाता है के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर एक्स। इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स मान लो या एन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एन है मेरे पास, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या होता है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 कर दूं, है ना, लेट अस सपोज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, ये 1 मोलर ले लूं। तो जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 मोलर ले लूंगा तो रेट किसके बराबर आ जाएगी, उस केस में रेट मेरे पास बराबर आ जाएगी किसके, रेट इक्वल टू आ जाएगा के इंटू 1 की पावर, आप कुछ भी करो, 1 की पावर एन कर दो, कुछ भी कर दो, तो वो तो 1 ही आएगा। तो मतलब रेट के बराबर आ जाएगी। तो रेट कांस्टेंट वो चीज है हमारे पास जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिटी रख दी जाए। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट की कभी डेफिनेशन बतानी पड़ जाए तो आप क्या बताएंगे, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। ठीक है, तो आई थिंक ये डेफिनेशन भी आप लिख देंगे। इसके बाद रेट लो, तो रेट लो हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर मेरे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके लिए तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हमेशा क्या होता है, जिसमें ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेट अस सपोज इस टाइप से एक रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें रेट कैसे लिखेंगे, तो रेट में लिखूंगा यहाँ पे के दैट इज रेट कांस्टेंट, और ए कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है, और ऐसे बी जो रिएक्टेंट है, और इन दोनों के रिएक्टेंट की पावर हमारे पास यहाँ पे ए और बी होगी। ये ए और बी कब होगी, जब एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो यहाँ पे ये एक्स और वाई कुछ अलग वैल्यू होगी, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। और सम ऑफ एक्स प्लस वाई ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। एक्स प्लस वाई क्या होता है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक्स यहाँ पे होता है मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्टेड टू ए, वाई मेरे पास होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्टेड टू बी। तो रेट लो हमारे पास ये बोलता है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन की, वो उनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनकी कुछ पावर होती है। वो पावर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। ठीक है,
तो ये थोड़ी सी बात, यहाँ पे पी क्यू दे रखा है, पी क्यू बोल दो, एक्स वाई बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है, ये पी और क्यू या जो एक्स और वाई है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अपने पास आता है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी मतलब ये हमारे पास जो रिएक्शन है, ये दे रखा था यहाँ पे ए प्लस बी बी। तो अगर इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी की बात करूं, तो मोलिकुलरिटी सिंपल क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनके जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका सम। तो मोलिकुलरिटी क्या होगी, इट इज द सम ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे मोलिकुलरिटी की, इट इज द सम ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। तो यहाँ पे ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो मेरे पास मोलिकुलरिटी आ जाएगी। तो द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट या सम ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। तो the total number of reactants taking part in elementary chemical reaction is called molecularity। मतलब ऊपर जो रिएक्शन दे रखी है उसमें स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट करेगी, मोलिकुलरिटी को। मोलिकुलरिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हुई आपको नजर आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही सिर्फ ऑर्डर का सॉरी मोलिकुलरिटी का मतलब होता है, यस। मोलिकुलरिटी इज ओनली एंड ओनली डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो आप ये लाइन भी एड ऑन कर सकते हैं कि मोलिकुलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, देयर इज नो सिग्निफिकेंस फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑफ मोलिकुलरिटी। उसके बाद में है ऑर्डर। सो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज टू इन रेट लो। जब हम लोग रेट लो लिखते हैं उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर एक्चुअल में आती है ना वो हमारे पास होती है यहाँ पे ऑर्डर। और ऑर्डर इज टोटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, लेकिन रेट हम लोग थ्योरेटिकली रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमारे पास बाकी रिएक्शन में बार बार आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो हाफ लाइफ हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट स्पीसीज जो है वो अपने इनिशियल अमाउंट का आधा जब खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब पहले जिसका जो भी अमाउंट था, मान लो 10 मोलर था, 10 मोलर का आधा खत्म हो गया, 5 मोलर, 5 मोलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, 5 मोलर बच चुका है। तो उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। तो द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज reduced टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास बार बार एक टर्म देखने को मिलेगी आपको, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास, जब भी हम लोग बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है तो एक मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए होती है ना, कोई भी रिएक्शन के लिए एक आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। उस मिनिमम एनर्जी के बगैर वो रिएक्टेंट स्पीसीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो वही मिनिमम एनर्जी मेरे पास क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। सो द मिनिमम extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to the threshold energy is called activation energy। अब यहाँ पे दो चीजें यूज करें, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक एक्टिवेशन एनर्जी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पे बनाऊं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इधर मैंने वाई एक्सिस पे एनर्जी ले ली है रिएक्शन की, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन में चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले ये मिनिमम एक एनर्जी बैरियर तक जाएंगे, उसको जैसे ही ये क्रॉस करेंगे उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ कि एक्स एक्सिस से लेके ये जो एनर्जी का गैप है, ये तो होता है मेरे पास क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में इतनी एनर्जी तो देखो रिएक्टेंट के पास पहले से ही है, कितनी, इतनी एनर्जी तो है यहां तक। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से कितनी रिक्वायर्ड हो रहा है, सिर्फ इतनी तो चाहिए, इतनी चाहिए। इतनी मिलते ही क्या होता है, इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और जैसे ही क्रॉस कर जाएगा प्रोडक्ट की तरफ पहुंच जाएगा। तो ये जो होती है ये मेरे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर। और ये जो एनर्जी बैरियर होता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट होता है अपने पास, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट वाले एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट को जो ज्यादा ये एनर्जी जितनी चाहिए वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और
टोटल जो एनर्जी होती है ट्रांजिशन स्टेट और एक्स एक्सिस के बीच की, वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कौन सी, माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दो, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की भी तो कुछ एनर्जी होगी, वो अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात कर ली। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको बार बार काम आएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो देखो रेट कांस्टेंट की हमने बात करी थी, अब रेट कांस्टेंट के अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दूं, इंक्रीज कर दूं, देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इसके पहले डेफिनेशन लिखना तो अलग बात है, पहले एक बार समझ लेते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है मेरे पास। ध्यान से सुनना, इसको जनरली हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। कैसे, ईटा से। ये क्या होता है मेरे पास, अगर यहाँ पे रेट कांस्टेंट मेरे पास कोई एक टी टेम्परेचर पे है रेट कांस्टेंट, और टेम्परेचर को हम लोगों ने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो रेट कांस्टेंट एट के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट एट के टी, मतलब टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, उसको इंक्रीज कर दो 10 डिग्री सेल्सियस से, उन दोनों का रेशियो मेरे पास क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो हम लोग डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस हाइयर टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एट टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है उसका, और 10 प्लस मतलब टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट है, उन दोनों का रेशियो मेरे पास होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर। कौन कौन से टू टेम्परेचर, जिनमें 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, मतलब एक टी टेम्परेचर पे और दूसरा टी प्लस 10 पे। उसके बाद में अरेनियस इक्वेशन अपने पास आती है, अरेनियस इक्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो अरेनियस इक्वेशन को डिस्कस कर देता हूं पहले मैं तुम्हारे साथ, या फिर कुछ पहले क्वेश्चन कर दूं। चलो अरेनियस इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं, पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो अरेनियस इक्वेशन में क्या क्या याद रखना है, पहले तो तुम्हें ये देखो, अगर तुम्हें कोई कह दे कि कौन सा ऐसी थ्योरी है जो हमारे पास रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप बताती है, तो क्या बताओगे, अरेनियस थ्योरी है। अरेनियस थ्योरी मेरे पास रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताती है। कैसे बताती है, तो वो कहती है रेट कांस्टेंट दैट इज के इक्वल टू ए, और एक्सपोनेंशियल दैट इज ई की पावर माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई आर टी, ई ए बाई आर टी। अब यहाँ पे सबका मतलब समझा देता हूँ। के मेरे पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट, कोई भी जो रिएक्शन होगी उसका कुछ रेट कांस्टेंट होगा, ये है मेरे पास के। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए क्या होता है, ए को हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन में आपको मिलेगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए मेरे पास होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, अच्छा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है उससे जस्ट पहले लिखा गया है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और यहाँ पे ई ए क्या होता है, ई ए मेरे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए क्या होती है मेरे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। टी क्या है, टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में जब भी टेम्परेचर ही हो, टेम्परेचर की बात हो, तो हमेशा अगर आपको वैल्यू यूज करनी है तो यूज इन केल्विन, हमेशा केल्विन में यूज करना आपको। ठीक है, सेल्सियस में यूज नहीं करना, अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो आपको केल्विन में लेनी है टेम्परेचर की वैल्यू। उसके बाद में आर क्या होता है, आर मेरे पास होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये क्या मेरे पास, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, या फिर अगर आप कैलोरी वगैरह में लिखना चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, या आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकते हैं, नहीं तो आपको जूल पर केल्विन पर मोल वाली तो याद भी रखनी है। ठीक है, इस तरीके से ये है। अब यहां से अरेनियस इक्वेशन में एक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां से इसको लोगरिथमिक फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। कौन सा, नेचुरल लॉग, एल एन। तो बाई टेकिंग एल एन बोथ साइड, बाई टेकिंग
नेचुरल लोग दैट इज ln बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लोग ले लेते हैं। तो जैसे ही लोग लेंगे तो होगा क्या, इधर ln k आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू ln ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखो एक चीज तो आपने पढ़ी होगी लोग की प्रॉपर्टी, देखो लोग के अंदर लोग ए इंटू में बी है, तो लोग ए इंटू बी क्या होता है, लोग ए प्लस लोग बी। तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ कि ln ए प्लस ln ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा इसको। ये ln के हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, ln के इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा ln ए। और अब देखो जब भी ln लिखा जाता है इसका मतलब उसका बेस क्या है, ई है। और यहाँ पे एक चीज आप और जानते हो कि जब भी log के अंदर कोई नंबर हो उसकी पावर में जो चीज है वो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, पावर के बाहर आ जाती है। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे log, ऐसे लिखो log x की पावर n, तो ये n बाहर आ जाता है, पावर बाहर आ जाती है। प्रॉपर्टी आपको याद होगी log की, है ना, एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं, याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस ई ए बाई आर टी बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह गया ln ई। अब देखो ln का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, बेस होता है ई। और जब जब बेस और नंबर बराबर हो जाते हैं अपने पास, देखो ln में बेस है ई और यहाँ पे नंबर भी क्या है ई, तो जब जब मेरे पास बेस और नंबर सेम हो log की वैल्यू आती है 1, मतलब ln ई मेरे पास क्या बन जाएगा 1। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई ln के इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन बन चुकी है। अब यहां से और क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस ई ए बाई आर टी, सॉरी माइनस ई ए बाई आर टी। एक पेज ऐड करके यहाँ पे लिख देता है इसको, तो मेरे पास हो जाएगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई में आर टी। ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से एक चीज आपको ये पूछा जाता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट आपका इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली एक तो चीज आप जानते हैं कि जब भी हम लोग कहते हैं कि जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो हमारे पास रिएक्शन होने लग जाती है ना। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता होता है। वो यहां से आप देख भी सकते हो, कैसे देख सकते हो, देखो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/t क्या होगा, डिक्रीज करेगा। 1/t क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और 1/t डिक्रीज करेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि -1/t क्या होगा, ये मेरे पास इंक्रीज कर जाएगा। और अगर -1/t यहाँ पे दिख रहा है आपको, माइनस का साइन है और डिवाइड बाई आर टी, टी यहाँ पे आर तो कांस्टेंट होता है तो ये टी है, -1/t मेरे पास इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ये इंक्रीज करेगा तो ln के भी इंक्रीज करेगा। और ये ऐसा हो रहा है मेरे पास, अगर इसका मतलब क्या होगा, ln के भी इंक्रीज करेगा। और ln के भी इंक्रीज करेगा दैट मीन्स के भी मेरे पास इंक्रीज करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन डेफिनेटली टेम्परेचर देन डेफिनेटली रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। और अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगी दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरे पास इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है जी। चलिए ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरे पास इंक्रीज होगा। एक तो ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा आपसे एक न्यूमेरिकल और बनता है। न्यूमेरिकल क्या बनता है, आपको क्या करेगा वो, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में जा रहा है पी में, और यहाँ पे किसी टेम्परेचर T1 पे, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है, टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 दे देगा। और दूसरी कंडीशन वो लिख देगा ए से पी में सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी में जा रहा है लेकिन अब की बार टेम्परेचर चेंज कर दिया T2, और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट आपको दे देगा K2। और फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि K1 दे रखा है आपको, T1 दे रखा है, तो K2 पूछ लेगा, और T2 भी मान लो आपको दे रखा है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, हमारे पास इक्वेशन आई थी ln K इक्वल टू ln A, ऊपर लिखिए आप वापस से चेक कर लेना, माइनस ई ए बाई आर टी। अब मैं यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं T1 टेम्परेचर पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि ln K1 इक्वल टू ln A, तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी भी फिक्स होगी, एक फिक्स रिएक्शन दे रखी है, तो आर T1 ये लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ कि जब T2 टेम्परेचर की बात करूंगा तो ln K2 मेरे पास आ जाएगा
इक्वल टू एल एन ए तो ए ही रहेगा माइनस ई ए बाई आर टी टू आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप एक काम करो, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दो। तो इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहा हूँ। जैसे आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, एल एन के वन माइनस एल एन के टू इक्वल टू, देखो एल एन ए से एल एन ए कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, माइनस ई ए बाई आर टी वन, और ये माइनस और माइनस प्लस ई ए बाई आर टी टू हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एल एन ए माइनस एल एन बी, लोग ए माइनस लोग बी, लोग ए बाई बी बन जाता है। तो ये मेरे पास बन जाएगा एल एन के वन बाई में एल एन, सॉरी एल एन के वन बाई के टू इक्वल टू, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कॉमन आ जाएगी, आर भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है जी। अब हमारे पास जो केमिस्ट्री में जो वैल्यूज हमें याद होती है लोग की, वो एलएन में याद नहीं होती है, हमें याद होती है लोग में। लोग में बेस होता है 10, एलएन में बेस होता है ई। तो अगर मेरे को एलएन को लोग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 लोग K1 बाई K2 इक्वल टू ई ए बाई आर 1/T2 माइनस 1/T1। इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, एल एन के वन बाई के टू एक तरफ रखो, तो एल एन के वन बाई के टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे, इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर, यहाँ पे 1/T2 माइनस 1/T1। तो अब इस फॉर्मूले को आपको याद कैसे रखना है, गलती नहीं करनी है, कैसे याद रखना है मैं बता देता हूँ। कई बार यहाँ पे K2/K1 होता है, कई बार यहाँ पे K1/K2 होता है। तो आप ये देखो, यहाँ पे ln अगर K1/K2 है तो इधर ई ए बाई 2.303 आर तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/T2 माइनस 1/T1 होगा। अगर K1/K2 है तो राइट साइड पे 1/T2 माइनस T1 होगा। और इसी इक्वेशन को अगर मैं पलट के ऐसे लिख दूं, कैसे कि ln K2/K1 इसके इक्वल में क्या आएगा, तो वही सेम लिखो ई ए बाई 2.303 आर। लेकिन अब की बार यहाँ पे हमारे पास ये 1/T2 माइनस 1/T1 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो आप ये याद रखना, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 आएगा, यहाँ पे 1 2 है तो उधर 2 1 आएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, जब आपको दो अलग अलग रेट कांस्टेंट गिवन होंगे, या फिर एक रेट कांस्टेंट गिवन होगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दूसरा रेट कांस्टेंट आपसे पूछा जाएगा किसी दूसरे टेम्परेचर पे, और एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन होगी, यहाँ पे आर बी है मेरे पास, तब आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू हम लोग ये यूज करते हैं। तो एक काम करता हूँ, आगे की थोड़ी बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले एक आधा क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 डिग्री, सॉरी 100 सेकेंड, ये डिग्री नहीं है यहाँ पे, 100 सेकेंड है, ये दे रखा है। इट्स रेट कांस्टेंट, तो हाफ लाइफ दे रखा है आपको, रेट कांस्टेंट पूछा है। तो इसके लिए वैसे तो अभी फॉर्मूला मैंने डिराइव नहीं करवाया, मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का जो वैल्यू होता है मेरे पास, वो आता है कितना, 0.693/K, 0.693/K। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हाफ लाइफ पीरियड पूछा है, सॉरी हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है 100, और टी के पूछा है। तो हाफ लाइफ की जगह 100 रख दो, तो के मेरे पास कितना आएगा, 0.693 बाई में 100। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 100, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 बन जाएगा। तो 0.693 इंटू 10⁻⁻2, या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो 0.693 इंटू में 10⁻⁻2, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो इसको ये भी लिखा जा सकता ना, ये भी लिखा जा सकता है 6.93 इंटू 10⁻⁻3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6.93 इंटू 10⁻, एक माइनस पावर और बढ़ा दो उधर, तो -3, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये भी मेरे पास की है, तो इसका आंसर पहला ही आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपका अरेनियस इक्वेशन से पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, इन अरेनियस इक्वेशन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, ये लोग के लिखा, आई थिंक यहाँ पे ये लोग के लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मेरे पास लोग के, यहाँ पे लिखा हुआ है लोग के वर्सेस 1/T।
तो log k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है, तो खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी इक्वेशन तो पढ़ी थी ना हमने, इक्वेशन जब पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी एंड में, कि ln k इक्वल टू ये आई थी, ln k इक्वल टू ln a माइनस ea बाई आर टी, ये इक्वेशन आई थी। अब हमें इसको लोग में कन्वर्ट करना है, तो ln को लोग में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2.303 आएगा, यहाँ पे भी 2.303, तो 2.303 उधर भेज देता हूं मैं, तो मेरे पास ये बन जाता है इक्वेशन कि log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, ये इक्वेशन बन जाती है। अब कंपेयर कर लो, तो वाई एक्सिस पे कह रहा है अपने को क्या ले रहे हैं, log के, और एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 1/t, तो एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग 1/t ये वाला, तो वो क्या कह रहा है अपने को स्लोप पूछा है, तो ये इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, ये अगर मैं y पे ले रहा हूँ, और ये c कांस्टेंट हो गया, m क्या है यहाँ पे 1/t, तो 1/t की मल्टीप्लाई में जो वही तो स्लोप है, तो क्या है e बाई 2.303 आर, तो माइनस में, तो माइनस में e बाई 2.303 आर, इसका मेरे पास स्लोप बन जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 30 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है अपना, इससे आगे की चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, कुछ डेरिवेशंस भी, और कुछ ये भी नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।